चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट केमिकल इक्वेशन और ये भी बताया था कि किस तरह से एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग के लिए दो मेथड मैंने बताए थे आप लोगों को, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड द सेकंड वन इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उसे साइंटिस्ट लोगों ने करेक्ट नहीं माना है क्योंकि उसका कोई एक पार्टिकुलर रूल नहीं होता है, लेकिन पार्शियल इक्वेशन मेथड इसे साइंटिफिकली ट्रू माना गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सिंपली एक स्टेप में नहीं होते। पहले कोई मॉलिक्यूल टूटता है, देन फिर वो रीअरेंज होते हैं उनके एटम्स और फिर वो अरेंज होता है। क्लियर? कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जिन्हें हिट एंड ट्रायल मेथड से यदि हम लोग सॉल्व करें तो रिजल्ट कुछ और आता है, एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड से यदि हम लोग उसे सॉल्व करें तो रिजल्ट कुछ और आता है। तो आपके बुक में जो भी इक्वेशंस पार्शियल इक्वेशन मेथड से दिए गए हैं आप उसे उसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। क्लियर? क्योंकि साइंटिफिकली सही हमारा पार्शियल इक्वेशन मेथड ही है एंड द केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस आपको हमेशा याद रखने होंगे। मैंने इसलिए ऐसा बताया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हुआ था और उन्होंने पूछा था कि रिजल्ट हमारा डिफरेंट आ रहा है ना। आज के इस टॉपिक में आज जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी शॉर्ट वीडियो ही है एक तरह से, क्योंकि इसमें हम लोगों को ये बताना है, पढ़ना है इसके बारे में कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, साथ में उसे बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। परंतु बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद भी हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाया था। क्या नहीं पता चल पाया था? कि जो भी रिएजेंट, जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस है, या क्या कंडीशन है, उसमें हीट निकल रहा है या हीट कंज्यूम हो रहा है, रेट यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं ताकि जितना ज़्यादा चीज़ हो सके हमें उस इक्वेशन को देखकर पता चले। हाँ, परंतु आज के इस वीडियो के बाद भी आप इक्वेशन को देखकर उसके स्पीड या रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का पता नहीं लगा सकते हैं। उसके अलावा उसके स्टेट्स का पता लगा सकते हैं, स्पेशल कंडीशंस का पता लगा सकते हैं, हीट का जो कंजम्पशन है या जो उसका एक्सक्रीशन जो रिलीज हो रहा है यानी हीट में जो चेंजेस आ रहा है आप उसका पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कुछ तो आपके बुक में दिया है और कुछ मैंने यहाँ एक्स्ट्रा भी बताया है। देखते हैं हम लोगों हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। यानी हमारा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे देखकर बहुत चीज़ों की जानकारी मिल जाए। वैसे हम लोगों को बहुत चीज़ों की जानकारी मिल चुकी रहती है। किस किस चीज़ों की जानकारी मिलती है? कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से कंपाउंड ने पार्टिसिपेट किया है या मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, हर एक एटम का कितना संख्या है, कितना उसका नंबर है, ये हमें पता चल जाता है। परंतु वो किस स्टेट में है इसका पता हमें नहीं चल पाता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि ये चीज़ मैं थोड़ा आपके बुक से एक्स्ट्रा बताने जा रही हूँ। पहला, हम लोगों को स्टेट शो करना होता है। स्टेट शो करने के लिए कितने स्टेट होते हैं हमारे? जितने भी मैटर हैं उसके जनरल कितने स्टेट होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में लिक्विड जो होता है वो एक सिंपल लिक्विड होता है जैसे वाटर, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस भी रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं जिन्हें पानी में घोलकर सॉल्यूशन के फॉर्म में
यूज किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग डिनोट करेंगे केमिकल इक्वेशन में। हमारा जो भी सब्सटेंस होगा, उसका जो भी स्टेट होगा, उसे हम लोग उसके बगल ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर? मैं पहले दिखाती हूँ, फिर एग्जांपल्स में मैंने लिखा है, नहीं लिखा तो मैं भी आपको लिखकर बताऊंगी। पहला, सॉलिड। यदि कोई सब्सटेंस सॉलिड हो तो उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट के अंदर आपको स्मॉल s लिखना है। ये तो आपके बुक में लिखा हुआ है, परंतु देखिए जनरली आपके इक्वेशन में ये दिया रहेगा कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन एक्वस है, कौन गैस है। बट यदि नहीं दिया है तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है और उनके आधार पर हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे जितने भी मेटल्स होंगे, अगर यदि कोई मेटल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, जैसे सिर्फ लिखा हो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ जो सोडियम है वो मेटल है, मैग्नीशियम है ये मेटल है। अब मेटल और नॉन मेटल का आइडेंटिफिकेशन लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जितने भी मेटल्स होंगे उसके बगल में हम लोग ब्रैकेट में स्मॉल s लिखेंगे। s डिनोट्स सॉलिड। साथ में जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट इट मीन्स वैसा इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी दो लिक्विड को मिलाया और कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बन गया जो कि नीचे जाकर सेटल डाउन हो गया उस पूरे प्रोडक्ट में, उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। यानी दो सॉल्यूशन को जब हमने मिलाया और यहाँ रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बना जो कि सेडिमेंट हो गया, एंड दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो जितना भी प्रेसिपिटेट होता है उसके बगल में भी हम लोग स्मॉल s ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं, यानी कि वो सॉलिड्स होते हैं। तो यदि मेटल हो तो सॉलिड होगा, प्रेसिपिटेट हो तो सॉलिड होगा। मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे या यदि वो रिएक्टेंट के फॉर्म में भी रहेंगे तो वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे। यही मैंने इसमें एक्स्ट्रा बताने की आप लोगों को कोशिश की है। मेटल प्रेसिपिटेट, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, यदि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, इस तरह का जो भी सब्सटेंस इक्वेशन में लिखा होगा वो सारा सॉलिड होगा। एंड मेटल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी जो भी मेटल का क्लोराइड होगा वो सारा का सारा सॉलिड होगा। तो सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s, जो कि ब्रैकेट में, और उसे जो भी हमारा रिएक्टेंट, यानी जो भी हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है या जो भी हमारा स्पेसीज है, जो भी सब्सटेंस है उसके बगल में हम लोग उसे लिखते हैं। ये क्लियर हुआ आपका? नाउ द सेकंड वन इज, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो उसे हम लोग बिल्कुल उसी प्रकार से L, स्मॉल l से डिनोट करेंगे ब्रैकेट के अंदर। जनरली यदि वो कुछ लिखा रहे कि भाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड तो हम लोग L लिख देंगे, लेकिन यदि नहीं लिखा हुआ है तो जो वाटर रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, हाँ यदि स्टीम रहा देन वहाँ पर हम लोग गैस लिखेंगे, लेकिन अगर सिंपल वाटर निकल रहा है उसके बगल में L लिखाएगा क्योंकि ये लिक्विड होता है। नेक्स्ट, यदि मॉल्टेन मेटल्स या कोई भी चीज़ अगर लिखा हुआ है मॉल्टेन है, ये पिघला हुआ है, तो वहाँ पर भी लिक्विड का ही सिंबल दिया जाएगा। दोनों आपका क्लियर हुआ? नाउ थर्ड वन इज एक्वस सॉल्यूशन। भाई अगर सिर्फ लिक्विड है तो L लिखा जाएगा, लेकिन यदि कुछ ऐसा रहे कि द गिवन सब्सटेंस, द सॉल्यूशन ऑफ, just let us suppose solution of sodium sulfate react with that substance, solution of sodium sulfate, यदि ऐसा कहीं भी लिखा रहे, not only sodium sulfate, solution of कोई एक सब्सटेंस यदि दिया रहे तो solution of का मतलब यहाँ होता है कि वो उसे पानी में घोलकर
सॉल्यूशन तैयार किया गया है और वैसे सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्वेंट होता है पानी, उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो जहां भी एक्वस सॉल्यूशन की बात आती है, जस्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिखना भूल गई थी, उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल a एंड स्मॉल q लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अगर स्मॉल a एंड स्मॉल q लिखा हुआ है, इट डिनोट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो वैसे तो ये इक्वेशन में दिया ही रहेगा कि एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस रिएक्ट विथ दैट वन, तो वहां पर हम लोग उसके बगल में ए क्यू लिखेंगे। लेकिन यदि नहीं दिया हुआ हो तब जो भी सल्फेट्स होते हैं, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे यदि नहीं दिए हुए हैं तो जनरल वो एक्वस के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो भी एसिड्स हैं, जितने भी बेसेस हैं, वो एक्वस के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कहीं भी लिखा हो उसके बगल में एक्वस लिख देंगे। यदि वो गैसियस फॉर्म में लिखा हो, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो गैसियस फॉर्म में रहता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो बेसिकली जितने भी एसिड्स होते हैं, जो भी बेसेस होते हैं, वो एक्वस के फॉर्म में ही रिएक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज गैस। यदि गैस हो तो उसे ब्रैकेट में स्मॉल जी के द्वारा डिनोट करेंगे। अब कौन कौन से गैस होंगे मैंने जस्ट अभी बताया आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा गैसियस फॉर्म में रहता है। हाँ, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है तब समझ जाएंगे कि वहां हम लोगों को AQ लिखना है। यदि नहीं तो HCl गैस लिखेंगे हम लोग। जितने भी नन मेटल्स होते हैं। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जनरली इक्वेशन में यदि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन इस तरह के नन मेटल्स यूज किए जाते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में रहते हैं। यानी जो गैसियस नन मेटल्स हैं, देखिए कार्बन भी नन मेटल है, सल्फर भी नन मेटल है। क्लियर? मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉलिड, आपके नोट्स में तो लिखा ही है सारा। जो भी कार्बन एंड सल्फर भी नॉन मेटल है, बट ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। याद रखने के लिए आप याद रखिए, कार्बन इज फॉर कोयला। क्लियर? क्योंकि कोयला यानी कोल, उसमें भी कार्बन होता है, वो सॉलिड होता है। क्लियर? तो वो सॉलिड रहेगा। लेकिन इन दोनों के अलावा जो भी गैसियस नॉन मेटल्स हैं, जैसे ये हो गए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे जो हैं ये डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इन सारी छोटी छोटी बातों को याद रखिए तो आपको इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। H2, N2 इस तरह से हम लोग लिखेंगे। जहां भी लिखा रहेगा इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, वहां पे हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि वन सिर्फ H लिख देंगे, वहां H नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे H2, क्योंकि नेचर में ये डाई एटॉमिक के फॉर्म में ही मौजूद है और ये हमेशा गैसियस फॉर्म में रहता है। O2, Cl2, N2 हो गया, I2, Br2 एंड सो ऑन। इस तरह से तो इससे ज़्यादा रिएक्शंस, इससे ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो फिलहाल अभी आप लोगों को नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी नॉन मेटल्स हैं वो जनरली गैसियस होते हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड सल्फर। ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूंकि हालांकि ये है एसिड लेकिन जनरली ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अमोनिया गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। एंड द लास्ट वन इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मीन्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन यानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे भी गैसियस फॉर्म में रहते हैं। तो रिएक्शंस में ये जो भी चीज आएंगे उनके बगल में हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर स्मॉल जी। ना फिफ्थ पॉइंट, यहां मैंने एक डाउन एरो बनाया है। डाउन एरो, इट इज फॉर प्रेसिपिटेट, क्योंकि जस्ट मैंने यहां बताया था कि प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो भी प्रेसिपिटेट बन रहा हो उसके बगल में या तो आप S लिख सकते हो या आप बगल में डाउन एरो भी दे सकते हो, क्योंकि इट सेटल डाउन इन द
प्रोडक्ट। क्लियर? 6th वन इज मैंने अपसाइड एरो दिया है। अपसाइड एरो रिप्रेजेंट करता है गैस को एट प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड पर मैंने जोर इसलिए दिया कि यदि रिएक्टेंट साइड में आप अप एरो लगाओगे इट मीन्स कि वो ऊपर की ओर उड़ रहा है। तो यदि रिएक्टेंट में ही वो ऊपर की ओर उड़ गया तो रिएक्शन होगा कैसे? इसलिए यदि रिएक्टेंट के साइड में गैस है लिखा हुआ या ये सारे चीज हैं तो यू हैव टू राइट स्मॉल जी। इज दैट क्लियर? रिएक्टेंट के साइड में यदि नॉन मेटल्स है या कोई गैसियस फॉर्म है तो आपको वहां जी लिखना होगा। बट प्रोडक्ट के साइड में यदि वो गैसियस फॉर्म है तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला, आइदर यू राइट जी और यू राइट अप एरो। ये क्लियर हुआ आपका? ठीक है, ये ध्यान देने वाली छोटी छोटी बातें हैं, नहीं तो इक्वेशंस आपका गलत हो जाएगा। तो ये मैंने जो अभी शो किया वो था शो स्टेट्स। तो इन सारे यानी स्मॉल एस, स्मॉल एल, ए क्यू, जी, डाउन साइड एरो, अपसाइड एरो, ये सारा कुछ वी हैव टू मेंशन इन आवर केमिकल इक्वेशन टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव। अब इतना यूज करने के बाद तो हमें ये भी पता चलने लगा कि भाई फिजिकल स्टेट क्या है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आए हम लोग। नेक्स्ट वन इज हीट चेंज। कोई सा भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हीट चेंज जरूर होता है, या तो थोड़ा कम या बहुत ज्यादा हीट चेंज होता ही होता है। तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्स इट मीन्स आउटसाइड। आपने देखा होगा थिएटर जब आप लोग जाते हो तो वहां पर एग्जिट लिखा रहता है, एक्स इट, इससे बाहर जाइए, ई एक्स एक्स। जब भी प्रीफिक्स कहीं लगा हो समझ जाइएगा इट डिनोट्स आउटर साइड, बाहर जाइए। एक्सोस्मोसिस, बाहर पानी निकल जाता है। क्लियर? एंड एंडो इट मीन्स अंदर आइए। थर्मिक, थर्म मीन्स हीट। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा हो, हीट निकल रहा हो, वैसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट यूज किया जा रहा हो, कंज्यूम किया जा रहा हो, किसी चीज को गर्म करना पड़े, वो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो यदि भाई हमारा दिया हुआ है कि इस रिएक्शन में हीट निकल रहा है या इसे हीट देना है, तो जहां हीट निकल रहा है दैट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो किसी भी इक्वेशन में यदि हीट निकल रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के साइड, ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट के साइड प्लस हीट लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज हीट। क्लियर? ये हमारा इक्वेशन, इसे बनाना है। कार्बन का सिंबल सी, मैंने क्या कहा ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है, इसलिए देखिए अब यहाँ से आपका एग्जांपल भी शुरू होता है। ब्रैकेट में मैंने स्मॉल एस लिखा है, नाउ प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, नेचर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, तो O2 चूंकि गैस होता है, ब्रैकेट में मैंने स्मॉल g लिखा है, देन एरो दिया, उसके बाद तो प्रोडक्ट आता है, फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज अ नॉन मेटल और इसका ऑक्साइड क्या होगा, गैसियस होगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर g। यहाँ g भी लिख सकते थे, यहाँ CO2 करके अपसाइड एरो भी बना सकते थे, बट इधर एरो हम नहीं बना सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपका ना? चूंकि हीट इसमें रिलीज हो रहा है ऐसा आपके इक्वेशन में लिखा हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साइड प्लस का साइन देकर हीट लिख देंगे या एनर्जी लिख देंगे। क्लियर? एंडोथर्मिक रिएक्शन, यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें देना हो तो उसमें दो काम या तीन काम भी किया जा सकता है। ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है। मान लिया A प्लस बी, यहाँ हीट चाहिए तो हीट हम लोग इधर ही लिख देंगे, देन फॉर्म दिस। क्लियर? यानी रिएक्टेंट के साइड भी प्लस हीट लिखा जा सकता है। दूसरा, चूंकि इसमें हीट की ज़रूरत है तो
जस्ट मैं यहाँ बना ही देती हूँ, A प्लस बी। इसने जब रिएक्शन किया और इसे हीट की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ मैंने हीट लिखा और बना C। क्लियर? ऐसा भी लिखा जा सकता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं। एरो के ऊपर हीट लिख देंगे, देन बना C। ऑल आर सेम थिंग्स। A प्लस बी। हीट के लिए ट्रायंगल का भी सिंबल यूज किया जाता है। चेंज इन हीट, ट्रायंगल का सिंबल यूज किया जाता है चेंज इन स्मॉल हीट के लिए। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। एंड A प्लस बी C माइनस हीट, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? 4 तरीके से इसे लिखा जा सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस को। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब देखिए KClO3, चूंकि ये मेटल है और ये क्लोरेट है, दैट्स व्हाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। इसे हीट किया गया है, इसलिए एरो के ऊपर मैंने लिखा, ट्रायंगल मैंने बनाया है, मेटल क्लोराइड। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल s लिखेंगे, क्योंकि मेटल क्लोराइड जो है वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है। एंड 3O2 ये नॉन मेटल है, इसलिए चूंकि प्रोडक्ट के साइड में, दैट्स व्हाई वी कैन यूज हियर अपसाइड एरो। वी ऑल्सो कैन यूज हियर G, स्मॉल g। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स। यदि एसिड्स की बात की जा रही है, आप लोगों ने एसिड्स में पढ़ा है 2 तरह के एसिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम हो। क्लियर? अब इसका कोई मापदंड तो होता नहीं है, इसे मेजरमेंट नहीं किया जाता है। जहाँ भी पानी की मात्रा मोर देन 50%, 60%, 70% यदि वाटर है तो उसे डाइल्यूट कहेंगे, एंड यदि वो मोर देन 60-70% यदि एसिड है तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। यदि लिखा होगा, ये आपका इक्वेशन में दिया ही होगा, इसे पहचानने का कोई रूल नहीं है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद दिस, तब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बगल में DIL, डिल ब्रैकेट में DIL लिखेंगे। जहां भी DIL लिखा रहेगा इट मीन्स इट रिप्रेजेंट कि ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारा डाइल्यूट है। यदि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा रहता तो हम लोग यहाँ CONC, कॉन्क, कॉन्क लिखते इसे। क्लियर? जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जिंक react with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and release hydrogen gas। अब इसी इक्वेशन को मैंने, इसी रिएक्शन को मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। देखिए जिंक हमारा क्या है, मेटल। मेटल किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड, तो हम लोगों को यहाँ S डिनोट करना था। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म है, नेचुरली इट इज एक्वस सॉल्यूशन, और डाइल्यूट के लिए DIL मैंने लिख दिया है। जिंक सल्फेट, मेटल सल्फेट, यहाँ सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है ये दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सॉलिड ही लिख, सॉरी यहाँ हम लोग एक्वस लिखेंगे। मेटल सल्फेट हमेशा एक्वस के फॉर्म में रहता है। नाउ हाइड्रोजन ये गैस है, तो यहाँ हम लोग स्मॉल g भी लिख सकते हैं, अपसाइड एरो भी बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग स्टेट्स को भी शो करते जा रहे हैं, और इसी तरह से आप लोग भी जब इक्वेशन लिखिएगा तो इसी तरह से जितना भी चीज हो सके उसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। नाउ आज का लास्ट टॉपिक, जो भी हर एक केमिकल रिएक्शन किसी स्पेशल कंडीशन में होता है, यदि आपके रिएक्शन में वो सारे स्पेशल कंडीशंस दिए गए हों तो उन सारे स्पेशल कंडीशन को हम लोग एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखते हैं। जैसे ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया in the presence of catalyst iron and molybdenum at 450 degrees Celsius
and 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसे मैं हिंदी में भी समझा दे रही हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है आयरन एंड मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंड 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और जब इस कंडीशन में ये रिएक्शन करता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब जब इसे इक्वेशन बनाया गया तो रिएक्शन में यानी जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है और बीच में एरो, ये तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है। स्पेशल कंडीशन हमारा क्या था? इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम बोथ एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट इसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। जस्ट लाइक आप क्लास में बैठे हो, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हो, आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपके क्लास में के पास आके खड़े हो जाते हैं, क्या होता है? टीचर भी अच्छे से पढ़ाने लगते हैं, स्टूडेंट भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। भाई टीचर तो फ्रेंडली होते हैं ना, तो उनके फ्रेंडली बिहेवियर के कारण आप लोग उनसे थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं। प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल, भाई किसी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे फ्रेंडली, जनरल प्रिंसिपल फ्रेंडली नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए। यदि होंगे तो फिर क्लास में पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। चलिए, तो प्रिंसिपल आ जाते हैं। पढ़ने वाला कौन? स्टूडेंट्स। पढ़ाने वाला कौन? टीचर। प्रिंसिपल के आने से वो पढ़ने और पढ़ाने वाला जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा अच्छे से होने लगता है। वहाँ प्रिंसिपल काम करते हैं एज ए कैटलिस्ट। इज दैट क्लियर? ना, तो यहाँ आयरन एंड मोलिब्डेनम कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट रिएक्टेंट, इट इज नाइदर रिएक्टेंट एंड नॉट प्रोडक्ट। साथ में किस टेम्परेचर पे हो रहा था? 450 डिग्री सेल्सियस। किस प्रेशर पर हो रहा था? 200 to 900 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्पेशल कंडीशन जो है ये इन तीनों को हमने एरो के ऊपर, इसे एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, इसे एरो के नीचे भी लिख सकते हैं, कोई कहीं भी लिखा जा सकता है। हो सकता है कि मैं 450 डिग्री यहाँ कॉमा दे के कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया उनके बीच में हम लोग कॉमा जरूर डाल देते हैं, ठीक है। स्पेशल कंडीशन को कहाँ लिखना है? एरो के ऊपर या एरो के नीचे। नाइट्रोजन चूंकि नॉन मैटर है और ये जस्ट मैंने अभी बताया आपको, N2 के फॉर्म में रहेगा, वो गैस है। S2 के फॉर्म में रहेगा, ये गैस है। अमोनिया भी गैसियस फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से अब इस इक्वेशन को देखकर आपको मैक्सिमम बहुत सारे चीज पता चल गए। क्या पता चल गए? वे रिएक्टेंट कौन है, इसकी संख्या कितनी है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, किस स्पेशल कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बना वो कौन है, जो प्रोडक्ट बना वो कितना, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना बना, ठीक है, और इसका फिजिकल स्टेट क्या है। ये सारा कुछ हम लोगों को इस तरह से पता चल जाता है। पता क्या सिर्फ नहीं चल पाया, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? आज के इस वीडियो में इतना ही। और इस टॉपिक का चूंकि 1A एक्सरसाइज के पहले तक का जो मैंने नोट्स है वो मैंने डाल दिया था आप लोगों के पिछले वीडियो सीरीज में, और इसके बाद यानी जो हाफ चैप्टर का जो नोट्स आपका बचा है वो मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।